हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दी अनदर वीडियो बाय द इन्वेस्टमेंट स्कूल। मैं हूँ जीत फ्रॉम फॉक्सेस फाइनेंशियल्स एंड आज हम सिंपली एक ही चीज़ समझेंगे कि कैसे हमें इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट करना है मिनटों में। एंड ये एक फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ की शुरुआत है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा अप्रोच है ना जो बहुत ही टाइम टेकिंग है। बिल्कुल टाइम टेकिंग है, सीधी सी बात। अगर आपको कुछ पाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे डोंट हैव टाइम टू डू ऑल द इक्विटी रिसर्च, और ना ही उन्हें रिसर्च रिपोर्ट कहीं पे प्रेजेंट करना है। तो इनके लिए एक छोटा सा एक शॉर्ट वे में हम एक क्लियर एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स देम कि कैसे आप सिर्फ इंडस्ट्रीज को कुछ पैरामीटर्स में देखकर आप स्टॉक्स को निकाल सकते हो। ओके, एंड ये सीरीज आपको बहुत ही फायदा करेगा। आई एम गारंटीड फॉर दिस। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि इतने सारे सेक्टर्स है, इतने सारी इंडस्ट्रीज है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा स्टॉक पकड़े। एंड सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं कि रैंडमली दे पिकअप द स्टॉक्स। वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ये गलती को अवॉइड करनी है हमें। तो आज बस उसी का एक रोड मैप मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड मैप जो है हमारा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, ये जो रोड मैप है ये सिर्फ पहला पार्ट का रोड मैप है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, एक शॉर्टर वे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पर्सपेक्टिव कैसे जानना है, फंडामेंटल्स कैसे देखने हैं। आपको कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आप इन्वेस्टर हो। ठीक है, एनालिस्ट का वो काम है, हमारा वो काम है, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स ऑल द डेटा। लेकिन इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक रिसर्च रिपोर्ट को रीड करे एंड एक एक रिसर्च रिपोर्ट को वो खुद प्रिपेयर करे। चलिए, तो जो पहला पार्ट है हमारा, वो हम बात करेंगे अबाउट एलिमेंट्स टू वॉच इन द इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे 4 पैरामीटर्स मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, रील में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, पर इन डेप्थ में समझाने वाला हूँ यहाँ पर कुछ मिनटों में। एंड वो एलिमेंट्स के बारे में आप जानेंगे, सीखेंगे, फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा उस एलिमेंट्स को कैसे देखना है। एक डेटा सोर्स भी बताऊंगा जहाँ पर आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर। आपको कहीं पे भी एक 10-15 वेबसाइट में देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एलिमेंट्स तो हमें पता है कि सोर्स कहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा उन एलिमेंट्स को लेकर, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, पर्सपेक्टिव को जानेंगे। तीसरा जो हमारा जो पार्ट है इस रोड मैप का, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको कोई दे नहीं सकता। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स यू हैव टू लुक टुवर्ड्स मेनी ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ये विद टाइम डेवलप होगा, जब आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज को आप देखोगे, मार्केट को थोड़ा वॉच करोगे, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली स्किल्स आपकी डेवलप होगी इन्वेस्टमेंट फील्ड में। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को होगी ब्रेन स्टॉर्मिंग, बट अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने फील्ड में होती है। इन्वेस्टमेंट में कैसे ब्रेन स्टॉर्म करना है, हम उस पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे। एंड लास्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो बेस्ट डिसीजन है अबाउट पिकिंग अप एन इंडस्ट्री, हम उसको भी समझेंगे। चलिए, हम लोग बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में। पहले सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है CAGR, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इतना हम भी जानते हैं कि 45 प्लस इंडस्ट्रीज है एक पर्टिकुलर कंट्री में, हमारे देश में। तो इन 45 इंडस्ट्रीज में से किस पे इन्वेस्ट करें हम? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही तो आता है हमें। एंड इन 45 प्लस इंडस्ट्रीज में 200 प्लस सेक्टर्स है अलग अलग। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें, सिर्फ ऑटोमोबाइल में 4 से 5 सेक्टर्स है। नाम भी ले लेता हूँ मैं उसके, 2 व्हीलर का एक हो गया, 4 व्हीलर्स का हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स का एक अपना हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स का अपना हो गया, ईवी का अपना एक पर्टिकुलर सेक्टर है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज यानी कि ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उसका एक अपना सेक्टर है। ऑटोमोबाइल डीलर्स का भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, उसके भी स्टॉक है। तो आप किसको चूज करोगे, वो हम जानेंगे CAGR के मेथड से। दूसरा चीज, हम देखेंगे कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें CAGR बहुत हाई है। ठीक है, CAGR का सिंपल मीनिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है। ओके, एंड यही आपको हेल्प करेगा 45 इंडस्ट्रीज में पिक करने के लिए कि आपको कौन से सेक्टर्स को टॉप में रखना है। देखिए, आपको इंडस्ट्री सिलेक्शन कम से कम 10 से 12 इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है, रैंक करना है टॉप CAGR से लेकर नीचे तक, 10 से 12। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट उसमें से कुछ 5 से 6 इंडस्ट्रीज पे ही करना है। ठीक है, फॉर ए टाइम भी, क्योंकि अगर मैं वॉरेन बफेट की भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो उनका भी स्ट्रैटेजी यही था कि एक ऑप्टिमम रिटेल इन्वेस्टर, ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट अ बंच ऑफ बिग इन्वेस्टर्स। एक अच्छा इन्वेस्टर जो जिनके पास कैपिटल की थोड़ी दिक्कत है, एक मीडियोकर कैपिटल है, वो प्रॉपर इन्वेस्टर नहीं है, इज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर। उनके लिए इन्वेस्टिंग इन 5 to 6 इंडस्ट्रीज एंड 15 to 18 स्टॉक्स इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ 5 से 6 टॉप के इंडस्ट्रीज पकड़ने, हर इंडस्ट्रीज में 2 से 3 आपको स्टॉक्स निकालने। बस यही एक रोड मैप है, और इसी के साथ हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस वॉचिंग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूँ CAGR की। CAGR का पर्सपेक्टिव बहुत लोगों को लेकर रखता है कि ये एक सिर्फ ग्रोथ है, कि हर साल ग्रोथ कितना होगा। देखिए, CAGR में सबसे जो मेन वर्ड है दैट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड मीन्स कि टाइम के साथ जो आपका री इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो टाइम के साथ आपका री इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू भी कितना बढ़ेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं। अगर आप CAGR की बात करें,
फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एंड आपका ग्रोथ रेट जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मैं एक सिंपल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, वो है अराउंड 20%, ठीक है। तो अगले साल आपको कितना मिलेगा? 120। उसके बाद कितना मिलेगा आपको? 144। उसके बाद आपको कितना मिलेगा? 172.8 टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल ग्रोथ रेट की बात करें, सिंपली अगर आप देखें तो सिंपल में आप एक ही चीज़ समझोगे कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप जाओगे, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फंडा लगाते हैं जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा था, तो 20% के हिसाब से ये 100 रुपये को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, 100 रुपये में कुछ आपका 3 साल का, यानी कि ये 3 सालों का 160 इसका वैल्यू हो जा रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग के हिसाब से इट इज गोइंग टुवर्ड्स 172.8। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फंडा आ जाता है री इन्वेस्टमेंट का। किसका आ जाता है? री इन्वेस्टमेंट का। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो लगातार मतलब जितने भी प्रॉफिट्स कर रही है, या उसके जो कंपनीज है और इंडस्ट्रीज के अंदर या सेक्टर्स के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो केपेक्स कर रहे हैं। केपेक्स तो एक आम बात है कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो बाहर से भी केपेक्स आता है, एफडीआईज, एफआईआईज। लेकिन कंपनी के प्रोमोटर्स भी तो होते हैं ना, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जो ऑफिशियली जो पूरा बिजनेस ऑपरेशन को रन करते हैं, उनका एक सिंपल एक तरीका होता है। वो क्या करते हैं? अगर एक बड़ा एक्सपेंशन करना होता है उन्हें, या एक बड़ी ग्रोथ करनी होती है फॉर दी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, वो सिंपल चीज ये फॉलो करते हैं कि जितना भी नेट प्रॉफिट बनता है उनका एक पर्टिकुलर ईयर में, वो उसे अगले साल री इन्वेस्ट कर देती है। पूरा नहीं करती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट करती है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जब जितना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट होगा ना, उतना ज्यादा एक पर्टिकुलर बिजनेस का या इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। सिंपल फंडा है। एंड सीएजीआर का जो दूसरा फंडा है, दैट इज अबाउट द डिमांड। आज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड जब एक फ्यूचर में होती है, एक प्रोजेक्टेड डिमांड की इतना डिमांड जा सकता है, तभी तो लोग री इन्वेस्ट करते हैं ना। एवरीवन वांट्स टू अर्न देयर प्रॉफिट्स। तो बिना री इन्वेस्टमेंट के वो डिमांड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल एग्जांपल आप ये समझिए, मैंने अभी रिसेंटली एविएशन सेक्टर को एनालाइज किया था, ठीक है। उसका वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आई बटन पे मैं ऊपर दे दूंगा। उसमें मैंने एक चीज़ देखा था कि जो डिमांड है, डिमांड फॉर व्हाट? कंज्यूमर डिमांड। जितने भी पैसेंजर्स बढ़ेंगे ओवर द ईयर्स, डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, फॉर द एयरक्राफ्ट्स, जितने भी ट्रैवलिंग हो गए, वो बहुत ग्रो कर रही थी, ठीक है, एक ग्रोइंग फेज में था। ऊपर से उसका जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली फोरकास्टेड था। तो उसमें अभी जो रिसेंटली केपेक्स चल रहा है, दैट इज अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स। अगर इसके बारे में जाना होगा तो पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो प्राइवेट सेक्टर को अपना जो एयरपोर्ट है उसको कुछ सालों के लिए लीज में दे देंगे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लूँ कि अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने अदानी को दिया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अहमदाबाद एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट्स करके एक पर्टिकुलर स्टॉक है, जीएमआर इंडस्ट्रीज, वो क्या कर रहे हैं? वो दिल्ली साइड के एयरपोर्ट या हैदराबाद साइड के एयरपोर्ट्स को वो मैनेज कर रहे हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जिस हिसाब से इनकम की ग्रोथ हो रही है लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की ग्रोथ, उसमें क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे नए पैसेंजर्स जो कभी पहले एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं करते थे, दे आर स्टार्टिंग टू ट्रैवल इन दी एयरप्लेन्स। ये सबसे बड़ा चीज यहाँ पर आ जाता है कि जैसे जैसे नए नए कंज्यूमर्स आते हैं और एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, वरना डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सप्लाई करना है तो केपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, नए एयरक्राफ्ट लाने पड़ेंगे, तभी तो डिमांड की फुलफिलमेंट होगी वहाँ पर। दैट्स व्हाई सीएजीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर जो दूसरा ओपनिंग क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में अभी आ रहा होगा, दैट इज कि सीएजीआर तो प्रोजेक्टेड वैल्यू है, हमें ये थोड़ी पता है फ्यूचर में कि ये सीएजीआर कितना ऑप्टिमम होगा या कितना एक्यूरेट होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट का सीधा सा फंडा है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। सीएजीआर में अगर आप एक चीज समझो कि प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्शंस निकाले जाते हैं, ये बड़े बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं या तो रिसर्च फर्म्स निकालते हैं, ओके। अब रिसर्च फर्म्स में ग्लोबल भी आ जाते हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, एंड बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, आईएमएफ हो गया, ओके, इंडिया के कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये सारे प्रोजेक्शंस को निकालते हैं। कभी भी इतना आप ये सोचिएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन स्टॉक मार्केट में ना एक्यूरेट नहीं होता, क्लोज होता है, बट इट कुड नेवर बी एक्यूरेट कि हाँ 10% का बोला तो 10% ग्रो करेगा, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो। तो आप किसको प्रेफर करोगे, लो सीएजीआर को कि हाई सीएजीआर को? ऑब्वियस की बात है, जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जितना इंस्टीट्यूट्स निकाला, दे हैव देयर मॉडल्स, दे हैव देयर टूल्स, वी हैव टू बिलीव इन देम। वरना फिर आप डेटा लेकर बैठो, फिर पूरा एनालाइज करो, कुछ चीजें दूसरों पे भी छोड़नी पड़ेगी ना हमें। तो आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये होना चाहिए आपको कि सबसे पहला चीज, रिस्क लेना है आपको। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आप रिस्क लेना आपको पड़ेगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना, देन यू कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या तो फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है। जिनको सेफली अपने मनी को सेफ रखना है बिना रिस्क के, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि रिस्क लेना अच्छी बात है, बट अंधा रिस्क नहीं लेना हमें। वी हैव टू टेक रिस्क वेरी कैलकुलेटिवली, एक कैलकुलेटिव रिस्क डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ। एंड अगर बात करूँ, जब हम मार्केट में प्रेजेंट होते हैं
तो एक चीज़ आप नोटिस करना ना, आप भी है ना मार्केट को ऑब्जर्व करते हो न्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है, आपके सामने जो चीज़ चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी आता है, उनको आंखों के सामने ये लगता है कि मेरे सामने ही तो मार्केट ग्रो कर रहा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है जब आप अपने पैसे लगा रहे हो थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। चलिए, अब रिस्क भी हमें कैलकुलेटिवली कैसे लेना है। आपने जैसे कुछ नंबर ऑफ ये इंडस्ट्री सेलेक्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 6 इंडस्ट्री सेलेक्ट की, ठीक है, उसको आप 2 या 3 हिस्सों में बांटो। उन इंडस्ट्रीज को पकड़ो जिनका वैल्यू चेन आपस में क्लैश कर रहा है। कैसे? जैसे एग्जांपल आप पकड़ लो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री और होटल्स का बिजनेस, ठीक है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री और होटल्स का बिजनेस एक ही वैल्यू चेन पे चलता है। जितना ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा होटल्स का बिजनेस बढ़ेगा, स्टेज बढ़ेंगे, ठीक है। ये एक वैल्यू चेन हो गया। अगर आप पावर सेक्टर की बात करो, पावर सेक्टर में जितना भी आप कोलाइड करोगे, ठीक है, तो पावर सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो रेन्यूएबल एनर्जी भी ग्रो करेगा। तो क्या है ना, यहाँ पर है ना इंडस्ट्रीज का क्लैश होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दो इंडस्ट्रीज के बीच में अच्छी ग्रोथ और अच्छा लिंकअप मिल जाए तो वो होगा एकदम चेरी ऑन द टॉप, सोने पे सुहागा, या फिर आप कुछ और बोल लो। वो इंडस्ट्री पे आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद कर, बट यस यू कैन ट्रस्ट इट। चलिए, अब सीएजीआर के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब बात करते हैं केपेक्स बाय इंस्टीट्यूशंस। अभी हम लोगों ने बात किया री इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अब केपेक्स की भी बात कर लेते हैं। अब जितना भी केपेक्स होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत लोग करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है अगर कोई इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, ग्रांट्स वगैरह देकर, फंड्स वगैरह अलॉट कर फिस्कल पॉलिसी में। दूसरा जो केपेक्स होता है वो होता है बाय द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? इंस्टीट्यूशंस मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके एफडीआईस, एक होते हैं एफआईआईस। इनके बारे में तो बहुत लोग अभी बियर मार्केट में समझ में आ गया होगा कि एफआईआईस कौन है। एफडीआईस के बारे में बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बट सिंपल चीज़ है। आप बस ये समझना एफडीआईस एंड एफआईआईस का डिफरेंस क्या है। एफडीआईस वो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या वो सारी कंपनीज होती है जो इंडिया में आकर, मतलब बाहर की कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो वैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, वो इधर आकर क्या करते हैं ना, यहाँ पर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, मर्सिडीज अभी रिसेंटली आई थिंक टाटा मोटर्स के साथ कोलैब कर रहा है, ठीक है, नॉट प्रिसाइसली कोलैब, इट्स अ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। तो थोड़ा क्या होता है ना, कंटेंट की भाषा में बात करते हैं हम लोग। तो अगर आप देखो तो मर्सिडीज आ रहा है इंडिया में, वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोलेगा, अपनी सब्सिडरी कंपनी खोलेगा। तो उससे क्या होता है ना, एक इनकम आता है हमारे पास, एनएफआई बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। कोई भी एक कंपनी को आप एनालाइज करो ना, उनका दो टाइप का बैलेंस शीट होता है, ठीक है। एक स्टैंड अलोन होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग आगे वीडियोस में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिसाइजली समझें इन चीज़ों को, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द इंडस्ट्री जिनमें केपेक्स एफडीआईस का एफआईआई से ज़्यादा है, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। एफडीआईस क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इंडिया में आते हैं, डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो अचानक से वो रातों रात तो बिजनेस बंद करके जाएंगे नहीं। लेकिन एफआईआईस का कोई भरोसा नहीं। एफआईआईस क्या करते हैं ना, वो बिजनेस नहीं करते आकर, वो सिर्फ डायरेक्टली कोई कंपनी पे उनकी इक्विटी खरीद लेते हैं, कोई एक परसेंटेज। अब इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट जो हमारे यहाँ पर पड़ा था इंडिया में, अभी रिसेंट की बात, आप भी जानते हो, बियरिश मार्केट का वन ऑफ द रीजन एफआईआईस का सेलिंग था। इसका रीजन बता रहा हूँ मैं। मैंने एक आई थिंक निफ्टी के एनालिसिस में मैंने एक पर्सपेक्टिव बताया था, उसमें यही पर्सपेक्टिव था कि जब निफ्टी फॉल आउट कर रहा था, ठीक है, आई थिंक सितंबर एंड के अराउंड 2024 में निफ्टी जब गिर रहा था, जब अपने ऑल टाइम हाई से गिरना स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे ना एफआईआईस ने चाइनीज मार्केट में बाइंग स्टार्ट कर दी, एंड चाइनीज मार्केट में 40% का बूस्ट आया। ये हमारे टाइम पे जो बियर रन चल रहा था ना, चाइनीज मार्केट, अगर आप देखोगे CS300 का जो इंडेक्स है, अगर आप देखना डेट के वाइज, एंड उसका टाइम फ्रेम भी सितंबर एंड ही था, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि एफआईआईस को जो मार्केट, जो इकोनॉमिक या जो भी कंट्री का मार्केट सही लगता है ना, वो तुरंत अपना पैसा वहां पर डाल देते हैं। ओके, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। इससे क्या हुआ, बहुत अच्छा खासा एक इंडस्ट्री गिरा, एक पर्टिकुलर स्टॉक गिरा। तो आपको क्या करना है ना, एफडीआईस का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा ना एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्रीज पे आप थोड़ा पहले फोकस करें। लोग बोलते हैं कि एफआईआईस का जो होल्डिंग्स है वो अगर बढ़ने से एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए एफआईआईस का कोई भरोसा नहीं है वो कब निकल जाए। कोई इंडस्ट्री में अगर बाहर का कोई बंदा आया है, ग्लोबल बिजनेस आया है, कोई इंडिया में आकर बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो एफडीआईस का इन्वेस्टमेंट भी देखना आपको बहुत जरूरी है कि इतने सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज में हुआ। टेंशन की बात नहीं है, ये भी बता दूंगा डेटा सोर्स में आपको कैसे देखना, एक ही वेबसाइट में आपको सब मिल जाएगा। चलिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो क्या रहता है, एफआईआईस हैव अ टेंडेंसी टू एग्जिट फ्रॉम अ बिजनेस। तो आपको कैसे देखना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना, अभी मैंने बताया। एफडीआईस का जो स्टेक होता है ना, एफआईआईस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एफडीआईस है ना, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, अपने एसेट्स, अपने वर्कफोर्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स, सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। तो एफडीआईस तो हार मारने वाला उसमें से तो है नहीं। बट एफआईआईस क्या होते हैं ना, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, एफआईआईस में आप एक चीज़ देखना, सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगे मोस्टली। ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, वैनगार्ड हो गया,
ये सारे बड़े बड़े FIIs हैं। अगर मैं थोड़े से कम मार्केट कैप की बात करूँ तो JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले एग्जाम्पल भी अगर आप देखना तो BSE लिमिटेड का एक आया था। आई थिंक JP मॉर्गन ने एक न्यूज़ पब्लिक किया था कि वो क्या कर रहे हैं ना, वो आई थिंक BSE पे अपना स्टेक्स कम कर रहे हैं, टारगेट प्राइस भी कम कर रहे हैं। तो वहाँ से BSE का प्राइस आई थिंक 10 से 12% फॉल आउट कर गया था। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि यार जब भी FIIs का मन करे कोई भी न्यूज़ पब्लिक करेंगे एंड वहाँ पर शेयर्स फिर गिर जाएंगे, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चल जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। बहुत लोग इस पिक्चर को देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर मोदी जी या निर्मला जी है, इनके पीछे जो बंदा है उसको सब पता होगा ना, इनसाइडर होगा वो बंदा। ओके, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक उसके कान में आई थिंक कुछ ऐसे लगा कर रखा है कि वो सुन ना पाए। ओके, फन असाइड, लेकिन आप खुद सोचो कि यार अगर आपको कुछ वो बंदा बन जाए तो आपके पास कितने सारे इनसाइडर फैक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ आते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है ना, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है एक तरह से मार्केट में। ठीक है, वो कितने फंड्स एलोकेट करेगा, कौन से पॉलिसीज़ वो इंप्लीमेंट करेगा, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस में बैरियर्स कितने आएंगे एंड स्मूथनेस कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट के बारे में, बीच में आई थिंक इलेक्शन के टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पार्ट है फ्रॉम द शुगर, उसको बैन कर दिया था इंडिया में फॉर द शॉर्ट टर्म। उन्होंने ये बोला था कि इंडिया में शुगर कंजम्पशन का जो डिमांड है वो बहुत हाई है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो आप एक काम करो, इथेनॉल अभी बनाना बंद कर दो। इसलिए वो पाबंदी लगा दिया उन्होंने, इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं कर सकते आप शुगर से। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद आप देखोगे 1 या 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एक्जैक्ट टाइम फ्रेम, उन्होंने वो बैन हटा दिया। देखिए रियल रीजन अंदर की बात किसी को नहीं पता रहती है, ये जो पब्लिक न्यूज़ है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो गवर्नमेंट का जब भी मन चाहे वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या कमोडिटी में अपने रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। आपको बस ये देखना कि गवर्नमेंट का जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फायदा है, जिस इंडस्ट्री में वो फंड्स एलोकेट कर रहा है लगातार, उस इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट बैरियर्स बहुत ही कम लगाएगा या ऐसे बैरियर्स लगाएगा जिसमें बिजनेस को इफेक्ट नहीं होगा कुछ। ठीक है, बोलते हैं ना दूर के दो ढोल सुहाने, पास आए तुम खाने। दैट्स द सिंपल थिंग। हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, बट अगर आप कोर इनसाइडली अगर आप देखोगे ना, वो पाबंदी बिजनेस वालों के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की हम लोगों ने बात कर ली। अगर आप सेक्टर्स में अगर आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म में, तो आप 2 चीज़ देख सकते हो, 2 से 3 सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हो गया हेल्थ केयर, तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा हो गया इनोवेशन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कम पाबंदियाँ लगाता है। ओके, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाला, उसके प्रोडक्ट्स के कभी भी डिमांड खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इंडिया में तो अभी बहुत कुछ डेवलप होना बचा है। ठीक है, इनोवेशन की बात करूँ तो अभी भी इंडिया बाकी कंट्रीज से टेक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पीछे है, ट्रूली स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट। एंड एजुकेशन सेक्टर तो ऐसा है कि यार यहाँ पर जितना हमारे देश में पढ़ाई की अहमियत है उतना कहीं पे भी नहीं है आई थिंक एजुकेशन की, बिकॉज यहाँ पर आप ड्रॉप आउट नहीं कर सकते कॉलेज से। ठीक है, यहाँ पर मार पड़ेगी आपको। यूएस में वो कल्चर है ना कि यार आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड, वो वाला कल्चर यहाँ है नहीं, तो एजुकेशन सेक्टर की भी बूम हमेशा रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारा लोग क्वेश्चन आता है लोगों को कि गवर्नमेंट जब स्टेप करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस में तो कैसे हम अपडेट रखें इस चीज़ का। देखो सीधी सी बात है, आपको रेगुलर न्यूज़ पे अपडेट रखना पड़ेगा। वो वाला जो न्यूज़ है ना, जो रेगुलर अपडेट होता है, जो फंडामेंटल न्यूज़ होता है। ठीक है, जब कोई भी गवर्नमेंट के कुछ एक मिनिस्टर हो गए, इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर हो गए, इंडस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हो गए, वो क्या करते हैं ना, बीच बीच में बहुत अनाउंसमेंट्स करते हैं, अच्छे अनाउंसमेंट, जिससे बहुत इंडस्ट्री पे फायदा होता है अगले दिन। आपको उन न्यूज़ का रेगुलर अपडेट रखना है। कैसे रखना है? IBEF.org एक वेबसाइट है, दिखाऊंगा आगे जाकर, अभी मैंने डिस्क्लोज कर दिया गलती से, आगे बताने वाला था। आपको उसमें रेगुलर न्यूज़ अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव आपको क्या देखना है, आपको उन सारे इंडस्ट्रीज को फिल्टर आउट करना है जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक्स भी बहुत हाई है। ठीक है, PSUs ऑब्वियस की बात है, PSUs एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर गवर्नमेंट का बजट सबसे ज़्यादा जाता है, वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। एंड कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो भी एक कंपनीज हो गए उसके अंदर, उनके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उन पे भी फोकस कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल आप यही समझो कि गवर्नमेंट विल नॉट बी इन्वॉल्व इन अपैरल सेक्टर इंस्टेड ऑफ पावर सेक्टर। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगा अगले दिन कि यार मैं फुटवेयर बिजनेस पे केपेक्स कर रहा हूँ, जूते पड़ेंगे यार, फिर जूते में इन्वेस्ट कौन करता है? देखो यार, अपैरल करते हैं, बिजनेस वाले करते हैं, बट गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना फैशन एंड रिटेल में। इट्स अ चॉइस ऑफ पर्टिकुलर पीपल। ठीक है, वो क्या करेगा, वो फोकस करेगा पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, जो मास ऑफ द पीपल, जो पूरे देश को एक अच्छा बेनिफिट देगा, वो उन सारे सेक्टर्स पे फोकस करेगा। चलिए, अगर मैं ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करूं, दिस इज द लास्ट फैक्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर एक इंडस्ट्री का एक बादशाह होता है। ठीक है, मैं बात यहाँ पर एक कंपनी की नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ग्लोबल बादशाह की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल बादशाह मतलब हर एक इंडस्ट्री का एक ग्लोबल नेशन होता है, एक नेशन होता है जो रैंक करता है टॉप पर। सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ देखना है कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इंडिया कौन से रैंक पर आता है। अगर तीसरे रैंक में भी आता है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, नेशंस का जो, और ये रैंकिंग्स पता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है,
हमारे देश की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, दो इंडिया इज़ अ कंजम्पशन नेशन, इंडिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है प्रोडक्शन से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे आप देख सकते हो कि इंडिया बहुत अच्छे रैंकिंग पे भी है। दूसरा हो गया जोग्राफिकल कंडीशंस। हो सकता है कुछ ऐसे देश हो जिनके जोग्राफिकल कंडीशंस उतने ज़्यादा उनके फेवर में नहीं है जितना इंडिया का है, ठीक है। तीसरा हो गया कल्चरल डेमोग्राफिक्स। हमारा देश जो है वो कल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारा, डाइवर्सिफाइड रिलीजियन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आपको देखना कि इसको एज अ प्लस पॉइंट एक इंडस्ट्री में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमेशा इतना याद रखना, कोई भी नेशन का रैंकिंग जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा उस नेशन का या एक इंडस्ट्री का रैंक अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एंड जितना ज़्यादा उसका रैंक होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल डिमांड यानी कि एक्सपोर्ट्स होगा हमारे देश से। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना नेट फैक्टर इनकम आएगा हमारे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों के सारे चारों फैक्ट्स पॉइंट्स डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं हम वेबसाइट के बारे में। सो ये है वो वेबसाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, IBEF.org, जहाँ पर आपको सारा फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा एंड जितने भी FDI की इन्वेस्टमेंट हो गए, FIIs की इन्वेस्टमेंट हो गए, वो सारे डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ इसको, तो इंडस्ट्रीज़ देखिए यहाँ पर 45 प्लस इंडस्ट्रीज लिस्टेड है। एंड एक एक इंडस्ट्री में अगर आप खोल के देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी का खोला, तो यहाँ पर आपको CAGR या तो ग्रोथ रेट या तो कोई एक पर्टिकुलर मेट्रिक्स मिल जाएगा जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ग्रोथ कितने होने वाली है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। कोई भी आप इंडस्ट्री खोल के देख सकते हो एक एक करके, एंड यू कैन लिस्ट डाउन द CAGRs ऑफ द ग्रोथ। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली CAGR दिया हुआ है और 14% फॉर द फिनेंस इंडस्ट्री, एंड बैंकिंग का भी है यहाँ पर। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है एंड इनके अंदर ही ना मल्टीपल सेक्टर्स भी अवेलेबल है। और एक खास बात इसकी ये है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन 1 मिनट, यू कैन डाउनलोड इट, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जा रहा है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पूरा पॉइंट वाइज एक एक इंफॉर्मेशन आपको एक ही PDF में मिल जा रहा है। तो आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री एनालिसिस इन डेप्थ करनी नहीं है अलग अलग सोर्सेज से, आप एक पर्टिकुलर सोर्स पे जाओगे जहाँ पर आपको सारे मेट्रिक्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स भी आई थिंक लिस्टेड होंगे। ये देखिए केमिकल सेक्टर में कौन से स्टॉक्स लिस्टेड है, देखिए इसका भी पूरा एक पर्टिकुलर लिस्ट डाउन इन्होंने दे रखा है। डिमांड कितना होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाले हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की सपोर्ट किया हमने, जो जो चीज़ों की बात की थी वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा ग्लोबल पोजीशन जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था आपको, इंडिया अगर आप देखोगे तो कौन से पोजीशन में है, तो यहाँ पर लिखा है ग्लोबली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉलीमर्स, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स। ये ग्लोबल पोजीशन भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। आप एक छोटा सा सर्च मार सकते हो गूगल में कि अगर ये तीसरे चौथे या पांचवें में है तो बाकी जो टॉप में है वो कौन सी कंट्रीज है। चलिए अब जो एक और डेटा के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज यू हैव टू गो टुवर्ड्स द सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर आपको जानना है FIIs के बारे में। यहाँ पर FIIs का पूरा डेटा दिया हुआ है, इतने सालों में उन्होंने कैसे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया, कितने बल्क अमाउंट में, एंड ये देखिए सारा डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने क्या ऐसी इनिशिएटिव्स ली जिसमें FIIs को हेल्प हुई इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी दिया हुआ है। आगे जाकर क्या प्लान है इन द फ्यूचर फॉर द FIIs, ये भी दिया हुआ है। और अगर आप इन डेप्थ जाएं तो यहाँ पर FDI का डेटा भी है कि रिसेंट में कौन सी कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस की है। यहाँ पे मार्केट साइज यू कैन सी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2001 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 कौन से इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ आने वाले 10 सालों में, या लास्ट के 3-4 सालों में इन्वेस्टमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जब होता है तो 2-3 साल पहले होगा तभी तो आगे जाकर उसका रिटर्न मिलेगा ना। यहाँ पर कौन से इंडस्ट्रीज में हुआ, कौन से टाइप का बिजनेस यहाँ पर खोला गया, देखिए सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई दिस वेबसाइट इज वेरी ग्रेट। मतलब
मैं प्रेफर ही नहीं करता और कोई वेबसाइट को इसके अलावा फॉर दी इंडस्ट्री डेटा। यहाँ पर मुझे एक ही जगह में बंच ऑफ थिंग्स मिल जाते हैं, सारे मेट्रिक्स भी मिल जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सो ये हमारा बस वीडियो का एंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हमारे सर्विसेज भी अवेलेबल है फॉर द इक्विटी प्लान, फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी के एक एनालिसिस भी देने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्दी आने वाला फॉर द कमिंग डेज, फॉर द कमिंग वीक्स। ज़रूर उसमें भी देखिएगा। हमने उसमें बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन पहले करा था एंड वो एक्यूरेट हो गया। मैं उसमें बताऊंगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड। सो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।